हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज जो हम लोग बात करेंगे आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है IFRS 16 लीजेस। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे लीजेस लीजेस और लीजिंग एक ही है चीज़। ओके, प्लीज नोट दिस इज माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स नो टू सब्सक्राइब इट। ओके, इसमें पहले IFRS 16 आने से पहले ये IAS 17 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, IAS 17 था इससे पहले। तो ओल्ड स्ट्रक्चर में मैं बताता हूँ, जैसे इससे पहले IAS 17 था। IAS 17 में दो चीज़ें होती थी। इसमें IAS 17 में दो चीज़ें थी। एक था फाइनेंस लीज और एक था ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, इसको आप समझ लें लॉन्ग टर्म और ये थी शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म थी जो 12 महीने से ऊपर हुए। ऑपरेटिंग लीज जो छोटे लाइक विद इन अ ईयर के लिए थी। IAS 17 की भी बात बता रहा हूँ। इसमें हम लोग फाइनेंस को हम लोग क्या ट्रीट करते थे, जैसे इसको हम लोग ट्रीट करते थे फाइनेंस लीज को जैसे हम लोगों ने एक एसेट लोन के ऊपर लिया हुआ है। वी कंसिडर दिस एज वी हैव बॉट दिस ऑन लोन, यानी हम लोगों ने एसेट ले लिया और लोन पे कर रहे हैं, लोन वापस कर रहे हैं। ये हम लोग इस तरह से ट्रीट करते थे इससे पहले। ठीक है, और इसको हम लोग पूरी लाइफ को, यानी इसमें इस वाले स्टैंडर्ड में हम लोग इसको ट्रीट करते थे एज अ होल लाइफ। वी कंसिडर इट एज फॉर अ होल लाइफ, यूजफुल लाइफ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता था तो रिपेयर्स की जो जिम्मेदारी थी वो लेसी के ऊपर थी। ठीक है, लेसोर वो है जो आपको लेसोर वो आदमी है जो एसेट दे रहा है, और लेसी वो है जो लीज के ऊपर एसेट ले रहा है। ठीक है, तो रिपेयर कौन करवाएगा, क्योंकि रिपेयर वही करवाएगा जो एसेट रखेगा, यानी कि लेसी। रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑन लेसी। ठीक है, अब इस पे और ऑपरेटिंग लीज में क्या होता था, जैसे हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है, एसेट ऑन रेंट, वी कंसीडर इट एसेट ऑन रेंट, कि हम लोग एसेट रखा हुआ हमने और बस रेंट पे कर रहे हैं, एसेट के बदले में हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग ये करते थे। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की थी, लेसोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपेयर्स, लेसोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको डबल एंट्री में बताता हूँ मैं प्रॉब्लम कहाँ थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टैंडर्ड सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि आपने एसेट रखा हुआ है अपने पास, लेकिन आप उसको एसेट शो ही नहीं कर रहे। एसेट है, आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन एसेट शो ही नहीं कर रहे। आपने उसके अगेंस्ट रेंट दे रहे हो, और इस पर आप लोन, इस वाले केस में आप सिर्फ लोन दे रहे हो, इस वाले केस में आप सिर्फ रेंट पे कर रहे हो। ऐसे जैसे आपने रेंट पे रखा हुआ है, और ये आपने ऐसे जैसे लोन पे रखा है, लोन पे कर रहे हो आप।
फिर स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसलिए चेंज किया क्योंकि इसमें तो आपके पास एसेट तो आपकी यानी आपके पास एसेट है, फिजिकल एसेट है आपके पास, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर यानी कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में SOFP में तो एसेट शो ही नहीं कर रहा। ठीक है, इससे पहले ये डबल एंट्री कैसे होती थी, जैसे आपके पास लाइक फाइनेंस लीज की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास मशीन या एसेट है आपके पास, एसेट डेबिट और क्रेडिट होता था आपका फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन आपकी क्रेडिट होती थी पहले। देखो यहाँ पे आपने एसेट डेबिट तो कर दिया, लेकिन ये एसेट तो आपका है ही नहीं, तो आप ये कैसे एसेट आप डेबिट कर सकते हो? एसेट तो आप ओनर तो नहीं हो ना, आपने लीज पे लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डेबिट कर रहे हो एसेट को, तो एसेट तो उसी को डेबिट करते हैं अगर तो आपने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, ऑब्लिगेशन आप पे कर रहे हो, ठीक है, इसके अगेंस्ट जब आप ऑब्लिगेशन पे करते थे, जब आप इसका रेंट पे करते थे, जब इसका आप जो है एनुअल पेमेंट करते थे इसकी, जब आप रीपेमेंट ऑफ लोन करते थे, तो क्या एंट्री करते थे? ये डेबिट है ना, ये क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ेगा, ये लाइबिलिटी है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर ये कम होएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो FLO यानी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, तो लीज ऑब्लिगेशन अगर कम होएगी तो डेबिट हो जाएगी, आप डेबिट कर देते थे, इसके बदले में आप कैश देते थे। ठीक है, सपोज करें आपने कैश दिया 100, इसमें से 95 जो है वो लीज ऑब्लिगेशन है, आपने लीज पे किया, और जो है आपका 5 है यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है, जो 5 जो आपका बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट किसका है? वो इंटरेस्ट का है, आपने लीज का इंटरेस्ट पे करते थे। इस तरह से पहले डेबिट एंट्री होती थी इसकी। ठीक है, ये है एसेट ख़रीदने की और ये है एसेट जब आप इसका लोन पे करते थे। और इस केस में ऑपरेटिंग लीज में क्या होता था? पहले सिर्फ आपने रेंट दिया, आपने रेंट में लिखा रेंट टू कैश। देखो यहाँ पे तो आपने कोई लीज़ की है ना, ऑब्लिगेशन है ना लीज़ है, इसमें ये होता था कि आपकी गियरिंग का मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जब चाहें आप ऑपरेटिंग लीज़ मेंशन कर दो, कि फाइनेंस लीज़ को भी लोग ऑपरेटिंग लीज़ में दिखा के अपनी लिक्विडिटी अच्छी कर देते थे पहले वक्तों में, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड में ये और चीज़ थी कि लोग मिस यूज़ करते थे इसका, कि फाइनेंस लीज़ है लेकिन उसे ऑपरेटिंग लीज़ दिखा के आप उसका रेंट पे कर देते थे, और कैश रेंट पे डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी आपने कैश पे कर दिया और रेंट इसके अगेंस्ट रेंट पे कर दिया, और कैश दिया रेंट के अगेंस्ट, यानी रेंट के कॉलम में आप डाल देते थे। इसमें आपके पास नो एसेट, आपने तो एसेट दिखाया ही नहीं, आप फिज़िकल एसेट है आपके पास, लेकिन आप बुक्स ऑन बुक्स में नहीं है, बुक्स में आप दिखा ही नहीं रहे, और इसमें आपका ऑब्लिगेशन भी नहीं दिखा रहे, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है ना, आप वो भी नहीं दिखा रहे, ऑब्लिगेशन भी नहीं दिखा रहे हो, ना नेट एसेट दिखा रहे हो, ना एसेट दिखा रहे हो अपने बुक्स के ऊपर, लेकिन अपने के पास ये दोनों चीज़ें हैं। तो इस फिर जब ये लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया कि जो फाइनेंस जब दिल चाहे फाइनेंस लीज़ को ऑपरेटिंग लीज़ में डाल दिया, फिर वापस ऑपरेटिंग लीज़ को फाइनेंस में, तो इससे आपकी लिक्विडिटी अच्छी हो जाती थी आपकी। जब अगर आपके पास ऑब्लिगेशन ही नहीं है, अगर आपने लोन ही नहीं लिया हुआ, यानी कि ये कंसिडर लोन कंसिडर करते थे ना इसे, ये देखिए मैं लिखा भी हो यहाँ पे, लोन कंसिडर करते थे। अगर आपके पास लोन ही नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास गियरिंग नहीं है, तो कंपनी की लिक्विडिटी रेशो अच्छी करते थे वो, इस तरह से मिस गाइड करते थे। फिर स्टैंडर्ड ने एक न्यू जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम है IFRS 16, लीजिंग का एक उन्होंने न्यू स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिया। स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोला कि नहीं, अब हर चीज़ को हम लोग फाइनेंस लीज ही कंसिडर करेंगे, हर चीज़ को हम फाइनेंस लीज कंसिडर करेंगे, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन रखा है। Let me write in small. Finance lease is consider
everything consider everything as finance lease except दो चीज़ों को छोड़ के except कौन कौन सी चीज़ों को ये कंसीडर होती हैं ऑपरेटिंग लीज में एक्सेप्ट टू थिंग्स वन शॉर्ट टर्म और लेस देन शॉर्ट टर्म लीज लेस देन 12 months leases less than 12 month leases less than 12 month जो 12 महीने से पहले ख़त्म हो जाएं वो आप ऑपरेटिंग लीज में लेके जाओगे। और दूसरा लो वैल्यू एसेट। अब लो वैल्यू एसेट स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोई अपने को अमाउंट नहीं बताई कि अगर 5,000 पाउंड से कम होए या 500 पाउंड से कम होए या 1,000 पाउंड से या फिर पाकिस्तानी 2,000 की चीज़ होए या 10,000 की चीज़ होए, तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। लो वैल्यू एसेट जो, जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं कि आपने गाड़ी अगर फाइनेंस लीज पे गाड़ी जाएगी तो फाइनेंस में आ जाएगी क्योंकि आपने मोर देन 12 मंथ रखी है। कोई ऐसा एसेट जैसे कंपनी ने लैपटॉप अपने एम्प्लॉयज़ को लेके दिए हैं लैपटॉप, या फिर उन्होंने फ़ोन लेके टेलीफोन डेस्क के ऊपर टेलीफोन लेके दिए हैं काफ़ी ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो वाले जो छोटे छोटे एसेट्स जो हैं वो लेस देन 12 मंथ्स हैं, तो वो आप लो वैल्यू कंसीडर करोगे, वो आप ऑपरेटिंग लीज शो करोगे उसमें। अब जब ये इंट्रोड्यूस करवाया है IFRS 16 तो उसमें इन्होंने बोला कि डबल एंट्री अब कैसे होएगी वो दिखाता हूँ। डबल एंट्री आपके जब आप एसेट रखोगे अपने पास, जब आप लीज के ऊपर एक एसेट लोगे तो फिज़िकल एसेट तो आगे आपके पास, आपने बुक्स में भी दिखाना है वो, लेकिन वो एसेट आपका अपना नहीं है, वो एसेट आपका अपना नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल एंट्री। बाद में हम इसकी सब्सिक्वेंटली भी बताता हूँ कि सब्सिक्वेंटली कैसे इसको करेंगे। डबल एंट्री में हम क्या करेंगे, हमारे पास फिज़िकल एसेट तो है, अब बुक्स में एसेट भी दिखाना है। अब वो एसेट आपका अपना नहीं है, आपके पास पोजेशन है लेकिन आप ओनर नहीं हो उसके, यानी आपके पास सिर्फ उसकी जो है लीज़ के ऊपर है, लेकिन वो अभी आप ओनर नहीं बने, आप उसके ओनर नहीं हो। तो जब ओनर नहीं हो तो वो आपका एसेट, आप बुक्स के ऊपर एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड करोगे राइट ऑफ यूज़। कुछ बुक्स में ये राइट टू यूज़ लिखा हुआ है, ये डेबिट करोगे आप, क्रेडिट करोगे क्योंकि लीज़ के ऊपर है तो लीज़ ऑब्लिगेशन आप क्रेडिट करोगे। ये आपकी डबल एंट्री है। देखो राइट ऑफ यूज़ यानी कि आपके पास राइट मिला है ना, आपके पास राइट है एसेट को यूज़ करने का, राइट ऑफ यूज़ आप डेबिट करोगे। और लीज़ ऑब्लिगेशन, क्योंकि अब आपके पास ये ऑब्लिगेशन है, अगर लीज़ ऑब्लिगेशन अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि अगर तो 12 मंथ से कम हुए तो इसका इशू नहीं है, अगर तो 12 मंथ से कम हुए तो वो ऑपरेटिंग लीज कंसीडर करना है। अगर जो पेमेंट आप 12 महीनों के बाद करोगे तो उसके ऊपर वो आप उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। प्रेजेंट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये आप उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। प्रेजेंट वैल्यू किसकी, कैश फ्लोज की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो एक
जो एक साल से ज़्यादा की लाइबिलिटी या पेमेंट होए तो उसके ऊपर हम लोग वो प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ आ गई है? अब देखें, एक होता है लीज टर्म, यानी कि आपने कितने साल के लिए लीज पे लिया हुआ है। लीज टर्म, ठीक है, कितने साल के लिए आपने लीज पे लिया हुआ है। और एक होता है लाइफ ऑफ एसेट, कि आपके पास वो उस एसेट की इकोनॉमिकल लाइफ क्या है, उसकी यूज़फुल लाइफ क्या है। यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट, यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट, यानी उस एसेट की यूज़फुल लाइफ कितनी है और आपकी लीज टर्म कितनी है। लीज विद यू, हाउ मेनी ईयर्स यू आर ऑन, कितने साल के लिए आपने लीज पे लिया हुआ है, वो लीज लाइबिलिटी है। और एसेट लाइफ है, जो कि ये है यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी जो मैं लिख रहा हूँ। अगर तो लीज के एंड के ऊपर ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए लेसी के ऊपर, ठीक है, मैं अब दोबारा बताता हूँ। इफ़ ownership is expected to be transferred to lessee, यानी जिसने लीज पे लिया हुआ एसेट, अगर ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए एट एंड ऑफ द लीज, एट एंड ऑफ लीज, देन क्या करना है आपने, ऑलवेज अब ये देखो, जब आपने 5 साल के लिए सपोज लिया है एसेट 5 साल की, और उसकी जो लाइफ भी है वो भी 5 साल है, ठीक है, या ये कि समझ लो, या फिर अब ये देखो कि आपने लीज़ 5 साल के लिया हुआ है और 5 साल के बाद आप कहते हो कि ये गाड़ी मेरी हो जाएगी, मेरे नाम पे आ जाएगी, यानी मैं रख लूँगा, मैं उसका ओनर बन जाऊँगा, मैं गाड़ी में ख़रीद लूँगा आपसे। तो फिर जो गाड़ी को डेप्रिशिएट करेंगे, या फिर वो आप ये समझ लो कि आपके पास आप ही की गाड़ी है वो, तो पहले दिन से आप ही की गाड़ी समझेंगे उसे। इसी तरह से अगर तो लीज़ जो है, आप एंड ऑफ द लीज़ ख़त्म होने के बाद आप जो गाड़ी है वो आप ओनर बन जाते हो उसके, अगर एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओनरशिप आपके नाम पे आ जाएगी, तो डेप्रीशिएट भी लेस जो एसेट है डेप्रीशिएट भी लाइफ ऑफ एसेट पे करेंगे, लाइफ पे करेंगे। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लीज़ टर्म सपोज हमारी है 5 साल, 5 years, ठीक है। हमारे पास लीज टर्म है 5 years, ये लीज टर्म है। और लाइफ ऑफ एसेट है, सपोज लाइफ ऑफ एसेट है हमारे पास 8 years, बल्कि 5 ही ले लो आप, इसमें भी 5 इसे जस्टिफाई कर पाऊँगा। अब देखो, लीज टर्म भी 5 साल है और लाइफ भी 5 साल है, यानी उससे एसेट की लाइफ भी 5 साल है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये ओनरशिप लेसी को मिल जाएगी, तो आपने डेप्रीशिएट भी 5 साल से करना है। ऐसे देख लो, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ये ले लो कि आपने के पास लीज है 5 साल की और लाइफ एसेट की है 6 साल,
और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 1 साल ऑप्शन भी यूज़ करेगी। यहाँ पे कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि लीज़ जो है वो ओनरशिप आपके नाम पे चली जाएगी। अब ये देखो कि आपने 90% तकरीबन 90-95% आपने ही एसेट को यूज़ किया है। 6 साल लाइफ है, 5 साल तो आप ही ने यूज़ किया है, तो तब भी आप इस केस में भी लाइफ पे आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास ओनरशिप आपके पास आ रही है। दूसरा केस है कि अगर तो लेसी के नाम पे ट्रांसफ़र ना होए, एक तो बात ये थी। दूसरा है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर ऑन lessee name at end of lease. Then in this case कौन सी हम लोग कंसीडर करेंगे लाइफ? लोअर ऑफ अगर तो एक्सपेक्टेड ये है कि आपको आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होएगी। अगर आपको पता है कि लीज़ के बाद ये एसेट आपका नहीं होएगा, हमें वापस ही करना पड़ेगा, तो फिर आपने डेप्रिशिएट किस लाइफ पे करना है, यानी कौन सी कंसीडर करोगे लाइफ? फिर आप लोअर ऑफ लीज टर्म और लाइफ ऑफ एसेट, और लाइफ ऑफ एसेट, इन दोनों में से जो कम हुए वो लेनी है। जैसे एग्जांपल है कि आपके पास लीज टाइम है 5 साल की, लीज आपने लिया 5 साल के लिए, टर्म है 5 ईयर्स, ठीक है। और आपके लाइफ की एसेट की लाइफ है, सपोज करें लाइफ है 10 ईयर्स, यानी आपने लीज पे लिया हुआ है 5 साल के लिए, लेकिन एसेट की जो लाइफ है वो है 10 साल। तो इसमें ये क्या है कि आपका ये जो एसेट है वो आपके नाम पे नहीं हो रहा, आपने वापस ही करना है, तो सिर्फ 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये लोअर ऑफ, ये कम है। डेप्रिशिएट ओवर लीज टर्म, क्योंकि इतने साल आपके पास रहा है ना। चाहे आप थोड़ा से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अभी F7 में आपकी बुक्स में सिर्फ लेसी की बुक्स के अकाउंट्स देखने हम लोगों ने वो नहीं देखना। F7 के कोर्स में लेसोर की बुक्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। चलिए अभी सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, जोर डालते हैं, फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। सपोज इंसेप्शन डेट है 1 Jan X6, ठीक है, ये इंसेप्शन डेट है। लीज टर्म आपके पास है, सपोज कितने साल के लिए आपने लिया हुआ है, 3 ईयर्स, सपोज 3 साल के लिए आपने लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है, आपने इंटरेस्ट रेट सपोज इंटरेस्ट रेट है आपके पास 10%, आपने ऐसा लिया है, तो उसकी लीज टर्म आ गई, उसके 10% उसका वो आ गया इंटरेस्ट। इसका आपने रेंट भी देना है, रेंटल की कितनी मंथली पे करोगे, और रीपेमेंट ये देख लो मंथली कितना, एनुअली आप पे कर रहे हो 10,000 पर एनम इन 8 ईयर्स। यानी कि आप ये कहते हो, इसमें 2 केसेस हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पीवी ऑफ लीज रेंटल, क्योंकि मैंने आपको बताया
कि लीज रेंट हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर तो 1 साल से ऊपर होए तो हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल से ऊपर है, इसकी 3 साल से ऊपर है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू, इसका कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यूज़ पे कलेक्ट करना है, कैलकुलेट करने हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये क्वेश्चन में सपोज करें दी हुई है 24,870, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपने एक्सट्रैक्ट बनाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कौन सी चीज़ SOFP में जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने बनाना है ये। एरियर्स की मैं बात कर रहा था। एरियर्स में 2 केसेस हैं। एक ये है कि आप कहते हो कि मैं अभी लीज़ ले रहा हूँ, लेकिन मैं पेमेंट, पहला रेंट मैं आपको, पहली किस्त आपको वापस करूँगा 1 साल के बाद, यानी कि दिसंबर में आखिरी दिन, इस साल के आखिरी दिन में मैं पे करूँगा। तो ये हो गया एरियर्स। ठीक है, अब ये केस पढ़ते हैं। मैं एक टाइमलाइन बना देता हूँ वैसे ही। ये है 1 जन X6 और ये है 31 दिसंबर X6 और ये है 31 दिसंबर X7। यहाँ पे जो है ऑब्लिगेशन कितनी है, लीज जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज है 24,870। ठीक है, इस दिन आप एंट्री क्या करोगे, क्योंकि आपने पहले दिन एंट्री लिया, पहले दिन आपने एसेट अपने पास लिया ना, तो आपके पास आएगा राइट ऑफ यूज़, कितना आएगा 24,870, ये आप डेबिट करोगे इतने का, और इसके बदले लीज ऑब्लिगेशन आप क्रेडिट करोगे 24,870। ये आपकी डबल एंट्री बन गई, लीज ऑब्लिगेशन आ गया। अब हम लोगों ने ये, मैंने फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ का लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो इससे पहले। तो जो ये कॉस्ट है, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से इसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। लीज लाइबिलिटी, इसकी जो लीज़ है ये भी अमोर्टाइज्ड होएगी, तो अमोर्टाइजेशन का मैंने फार्मूला उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक, हम लोग बनाएंगे लीज amortization schedule, ये बनाते हैं हम लोग इस पे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट, एक कॉलम बनेगा डेट का, जिस पेज चाहिए यहाँ पे, ये एक कॉलम हम लोग डेट का बनाएंगे कि कौन सी डेट है, कौन सा ईयर है। फिर हम करेंगे रेंट, जो आप 1 साल के बाद जो पे कर रहे हो रेंटल, जितना कितना पेमेंट कर रहे हो वापस। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई आपकी। यहाँ पे आएगी डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, कि कितनी आपने पे की है, क्योंकि आप जो भी रेंटल पे करोगे, जो ये रेंटल पे करोगे, रेंटल में आपके पास आप 2 चीज़ें पे करते हो। जब भी आप रेंटल पे करते हो तो उसमें 2 चीज़ें पे करते हो। एक आप उसमें करते हो प्रिंसिपल अमाउंट, कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी कम हुई है, और प्लस इंटरेस्ट। जब भी आप लीज़ पे कोई एसेट लेते हो और उसका रेंट पे करते हो, हर एक किस्त में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कि आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट कम किया, लाइबिलिटी कितनी कम की, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया। ये डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी का आ गया। फिर यहाँ पे आएगी बैलेंस ऑब्लिगेशन, कि अब आपके पास ऑब्लिगेशन कितनी रह गई। ठीक है, पहला आता है जी डेट, कभी स्टार्ट किया आपने 1 जन X6 में, 1 जन X6 में आपके पास लीज ऑब्लिगेशन कितनी थी 24,870, ये वाली, ये पहले आप पहले दिन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो आपका जो है बैलेंस कितना होएगा 24,870, ये आपका बैलेंस है। अब क्या आ गया 31 दिसंबर X6 आ गया। इसमें आपने क्या करना है 10,000 आपने इस पे वो पे करना है, रेंट भी पे कर रहे हो आप, रेंट दे रहे हो आप। आई नीड 1x, ठीक है।
आपने रेंट दिया, रेंट में मैंने बोला दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरेस्ट होता है और एक होता है, ये मैंने बात बताई यहाँ पे, इंटरेस्ट होता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट कितना दे रहे हो आप, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा इंटरेस्ट 10%, यानी कि 10% आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो 10% इंटरेस्ट दोगे किसके ऊपर, आपने इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। ऑब्लिगेशन, आपकी ऑब्लिगेशन इतनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24870 मल्टीप्लाई बाय 10%, इसके ऊपर आपने 10% देना है, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन के, यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन रहती कितनी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रहता है पे करने का, 24,870, इसके ऊपर 10% लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट उसी पे अमाउंट पे देते हैं ना, लोन के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अभी आपका लोन आउटस्टैंडिंग है 24,870, यानी लीज ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके आ गया 2487, ये आ गई आपके पास इंटरेस्ट, यानी आपने इस अमाउंट के अंदर इतना इंटरेस्ट शामिल है, इस अमाउंट के अंदर इतना इंटरेस्ट शामिल है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस, इसको इसमें से माइनस कर दो। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, आप 10,000 माइनस 24, ये मैं इधर ले देता हूँ, अब आप क्या करोगे, 10,000 पहले थी 10,000, उसमें से आपने 2487 का इंटरेस्ट दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी निकल आई, 7513, ये आपके पास पहली अमाउंट आ गई, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आपके पास ये अमाउंट आ गई। इसका मतलब है इसमें से 2487 का इंटरेस्ट है और इस 10,000 में है, और बाकी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो कि आपने लाइबिलिटी कितनी कम की है। अब आप करोगे 24870 माइनस 7513, तो आपने लाइबिलिटी कितनी कम कर दी, अब आपकी लाइबिलिटी होगी 17357, ये आपकी अब लाइबिलिटी होगी। अब आप बनाओगे 31 दिसंबर x7 आ गया, ठीक है। आपने फिर से 10,000 पे किया, इस बार भी 10,000 पे किया। अब आपने 10% लेना है इस अमाउंट के ऊपर, क्योंकि अब आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो कम हो गई है। अब आपने 17357 के ऊपर 10% लेना है, इसका 10% लेंगे तो आएगा 1736 लगा लें आप, ठीक। फिर अब अगर आप इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो ये आता है कितना, 10,000 माइनस 1736, तो कितना आता है, ये आ गया 8264। अब फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका। अब ये देखो 10,000 में से 1736, 10,000 में से 1,736 का तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इतना पे किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट इससे कम कर दो, 17357 माइनस 8264, कितना हो गया ये, 9093। ये देखो ये 1 साल आ गया, 1 ईयर, ये ईयर 2 और ये 3, ये आखिरी साल आ गया। आखिरी साल में क्या करेंगे, ये आ गया 31 दिसंबर x8, आपने फिर से 10,000 पे किया, यहाँ पे देखा लीज टर्म कितनी है 3, और ये देखा 10,000 पे कर रहे हो, 10,000 आपने पे किया, फिर से इसका 10% लेंगे यहाँ पे, 9093 इंटू 10%, कितना आता है ये आ गया 909। इसका मतलब है इसमें से ये इंटरेस्ट है और बाकी सारी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आ गई 9091। तो ये तो थोड़ा सा वो है, इसका राउंडिंग ऑफ का है, अदरवाइज इट शुड बी 9093। तो यहाँ पे बैलेंस 0 आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नील आ जाएगा आपके पास।
ये 1 साल का है। उप्स, ये 1 साल की सारी की वर्किंग है। एक ये मैं सेपरेट कर देता हूँ आपको, और एक इस तरह से। अब ये देखो कौन सी चीज़ कहाँ लेके जाएंगे। इस साल की बात करते हैं। इस साल में ये फाइनेंस कॉस्ट, ये रही आपकी फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इतना आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट में, तो ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ये फाइनेंस कॉस्ट में चली गई। ठीक है, अब हमारे अकाउंट्स में क्या होता है कि आपने ऑब्लिगेशन को ये भी तो दिखाना है कि ऑब्लिगेशन करंट लाइबिलिटी कौन सी है और नॉन करंट कौन सी है। और इस साल की यानी X6 की ये रही फाइनेंस कॉस्ट X6 की, जिसको मैंने सर्कल किया, ये फाइनेंस कॉस्ट में चली जाएगी। इसमें से ये देखो आखिरी साल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो 1 साल के अंदर अंदर लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए, यानी 12 महीने के अंदर अंदर लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए, वो करंट लाइबिलिटी होती है। जो 1 साल के ऊपर है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आप ये देखो, इसमें से कुछ लाइबिलिटी अभी ख़त्म हो रही है इस साल, और कुछ इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल में है, इस साल की ये अमाउंट है, इसमें से कुछ लाइबिलिटी हम लोग 1 साल के अंदर पे कर रहे हैं। तो ये वाली जो है ये करंट है। ये मैं आपको चूज़ कर देता हूँ, सपोज करें कौन सा कलर, रेड चूज़ करते हैं वापस। ये करंट लाइबिलिटी ये वाली करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये देखें ये इस नेक्स्ट ईयर में 1 साल के अंदर अंदर ये ख़त्म हो रही है, तो आप ये पे कर रहे हो, तो ये करंट लाइबिलिटी। और ये अगले साल जा रही है, ये अगले साल यानी इस साल ये पे नहीं हो रही, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी। ये नॉन करंट लाइबिलिटी और ये करंट लाइबिलिटी, और ये इसकी फाइनेंस कॉस्ट, ये रही इसकी फाइनेंस कॉस्ट। ये चीज़ आ गई। इसके ऊपर ये देखें, ये राइट ऑफ यूज़ आ गया 24,870, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। और ये देखें 31 के तक कितनी लाइबिलिटी थी हमारी, 17, यहाँ पे 17,357 ये लाइबिलिटी थी हमारी। इसमें से 8264 इस साल ख़त्म हो रही है, और नॉन करंट लाइबिलिटी 9093 अगले साल लेके जा रहे हैं। तो ये करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये इस साल ये ख़त्म हो जाएगी ना, अगले साल तो ये ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब ये जो एक चीज़ साल के अंदर ख़त्म हो जाए वो तो करंट लाइबिलिटी होती है। इसमें से अब आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएट करेंगे 24,870 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए है। $8290 ये आपकी डेप्रिसिएशन आएगी एवरी ईयर। और नेट बुक वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी, 24,870 है, उसमें से आपने 8290 निकाल दिया, तो आपके पहले साल की आ गई नेट बुक वैल्यू ही है, ये NBV आ गई नेट बुक वैल्यू उसकी। चलें, यही समझ आ गया आपको क्वेश्चन पे, एक और करते हैं इस तरह से ही। सेम इंसेप्शन डेट लिखते हैं हम लोग, कब से लाइबिलिटी शुरू हो रही है। सपोज इंसेप्शन डेट है 1 X6, लीज टर्म निकालते हैं। लीज टर्म सपोज है हमारे पास 3 साल की। अगेन इंटरेस्ट हमारे पास है, यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ,
इंटरेस्ट है हमारे पास 8%, और रेंट जो हम लोग पे कर रहे हैं, रेंटल जो हम लोग पे कर रहे हैं वो है 5000 पर एनम इन एरियर्स। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज सपोज करें हमारे पास है 12,885, और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर X6 की निकालनी है, यानी पहले साल का ये निकालना है। कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आप देख लो, सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन निकाल लो। आइए 16 वाला काम बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते होते हैं, पहले अमाउंट कितनी है 12,885, ये देखो लीज टर्म लिखा हुआ है, ये लीज टर्म है। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, लीज टर्म 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए आपने लीज पे लिया है। इसको डिवाइड कर दो इसके ऊपर, तो ये आ जाएगी आपके पास 4295, ये आपके पास आ गई लीज डेप्रिसिएशन आ गई, यानी हर साल आप इतना डेप्रिशिएट करोगे उसे। अब हम लोग पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, तो NBV कितनी आएगी 12885 माइनस 4295, ये कर लेते हैं 12885 माइनस 4295, यानी अब आपके पास कितनी आ गई 8590, ये आपके पास आ गई पहले साल की राइट ऑफ यूज़ की वैल्यू। ये तो हम लोगों ने कर दिया IAS 16 वाला काम, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपने इसमें से डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ठीक है। और ये जाएगी SOFP में, SOFP बट एसेट साइड, ये दो चीज़ें होगी। अब हम करते हैं लीज के लिए नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी निकालते हैं। इन एरियर्स वाला क्वेश्चन है, 8% इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, डेट, यहाँ पे डेट लिखेंगे हम, डेट। फिर हम क्या लिखते थे, रेंटल के कितना पे कर रहे हैं हम लोग। फिर हम लिखते थे इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट, लेट्स राइट फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फिर हम लोग क्या करते थे, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, डिक्रीज़ इन ऑब्लिगेशन, कितना हम कर दिया आपने, कितना पे कर दिया ऑब्लिगेशन। और यहाँ पे बैलेंस, अभी बैलेंस कितना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू कब कर रहे हैं, 1 जनवरी X6 को, यानी पहले साल आपकी ऑब्लिगेशन बैलेंस कितना था आपके पास 12,885, ये रहा PV, तो ये रहा PV। पहले साल आपके पास इतना बैलेंस था। आपने बोला मैंने एरियर्स में पे करना है 5000, तो 5000 पहले साल पे करोगे, 3 साल के लिए। ये पहले साल 500, 5000, दूसरे साल भी 5000 और तीसरे साल भी 5000 आपने पे करना है। I need a space here. जा ही नहीं रहा, ओके। अब आपने 5000 पहले साल पे किया, 5000 दूसरे साल और 5000 तीसरे साल पे किया। यहाँ पे डेट आ गई 31 दिसंबर X6 आ गया, साल का आखिरी दिन आ गया, आपने 5000 पे कर दिया उसे, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर हमने अब इंटरेस्ट भी देना है, यानी रेंटल पे करना है। रेंटल पे कर दिया दिसंबर को, और रेंटल में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो रेंटल में शामिल होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे है 8%, ये लिखा हुआ है 8%। तो अभी 12885 इसके ऊपर 8% लगाएंगे,
यानी इस अमाउंट के ऊपर, क्योंकि ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, यानी ये अभी आपके पास लोन सर पे है, तो इंटरेस्ट हम लोग लोन जितनी वैल्यू का लोन है उस पर लगाते हैं, तो 12885 के ऊपर 8% लगाएंगे, तो ये आएगा सपोज 1030। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। आपने इस अमाउंट यानी कि ये प्रिंसिपल ये आपने रेंट पे किया, इसमें से ये इंटरेस्ट है। अगर ये इंटरेस्ट है तो आपके पास आपने लाइबिलिटी कितनी पे की है, आपने एक्चुअल लाइबिलिटी इतने की पे की है। ये मैंने निकाला है 5000 माइनस 1030, इस तरह से। या इसका मतलब आपने लाइबिलिटी एक्चुअल लाइबिलिटी 3970 की पे की है। पहले लाइबिलिटी थी 12885 की, अब आपने पे कर दी है ये वाली 3970, अब आपने पे कर दी है। ठीक है, ये अब आपके पास कितनी आ गई, अब आपके पास ये लाइबिलिटी आ गई 8915, यानी कि आपकी लाइबिलिटी इतने से कम होगी, इतनी वैल्यू से कम होके इतनी रह गई। अब ये रह ली है, अब ये 1 साल की होगी। फिर आ गया दिसंबर X7, क्योंकि ये देखो आपने क्या करना है, हमने कहा है कि क्वेश्चन में कि दिसंबर की एक्सट्रैक्ट बनाओ दिसंबर का, तो इसमें ये दिसंबर तक का बन गया, लेकिन इसमें अभी नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी भी निकालनी है, तो उसके लिए आपको 1 साल एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। फिर से यहाँ पे लो 8915 का 8%, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट देखना है आपने, इसमें इंटरेस्ट दोगे तो आएगा वो 713। ठीक है, अब 5000 पहले थी, यानी अब आपने 5000 पे आपने 713 का इंटरेस्ट दिया है, तो एक्चुअल अमाउंट कितनी पे की होगी आपने, जो एक्चुअल जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे की होगी, ये इतनी आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे की है। पहले आपकी लाइबिलिटी थी 8915, अब आप पे कर रहे हो 4287, आपने ओवर पे कर दिया। अब आपके पास कितनी वैल्यू रह गई होगी, 4628 की रह गई होगी वैल्यू। ये आ गया ईयर 1, यहाँ पे आ गया ईयर 1 ईयर 2। ठीक है, और ये ईयर 3 आ गया, लास्ट है ईयर। अब देखो कौन सी चीज़ कहाँ लेके जानी है। ये तो फाइनेंस कॉस्ट होगी, ये आ गई फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नॉट अकाउंट, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट आ गई आपकी, फाइनेंस कॉस्ट 1030, आपने ये फाइनेंस कॉस्ट पे की है, ये वाली, ये फाइनेंस कॉस्ट आ गई। इसमें फिर आपने डेप्रिसिएशन भी पे की है, डेप्रिसिएशन ये रही 4295, ये दो चीज़ें जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप एक चीज़ देखो, ये लाइबिलिटी थी आपकी, इसमें से ये कुछ लाइबिलिटी 1 साल के अंदर ख़त्म हो रही है, अगले साल ख़त्म हो रही है, और कुछ 1 साल के ऊपर ख़त्म हो रही है। यानी ये देखो, ये लाइबिलिटी 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो रही है, तो ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। और ये देखो, ये साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, और ये लाइबिलिटी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। साल के आखिरी दिन में ये लाइबिलिटी अभी भी आपने पे करनी है, ये लाइबिलिटी आपने अभी पे नहीं की, तो ये अगले साल से भी ऊपर जाएगी, यानी 12 महीने से ऊपर चली जाएगी, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब SOFP में क्या क्या जाएगा, एसेट के ऊपर, एसेट साइड के ऊपर, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट ऑफ यूज़, राइट ऑफ यूज़ पे ये मैंने बनाई हुई है फिगर, ये देखें ये वाली फिगर, राइट ऑफ यूज़ 8590, यानी आपने पहले साल की वैल्यू में से पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाल देनी है, तो ये राइट ऑफ यूज़ में जाएगा। और नॉन करंट लाइबिलिटी साइड में क्या जाएगा, लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या जाएगा, ये वाली नॉन करंट में जाएगी 4628,
और ये करंट लाइबिलिटी में जाएगी 4287। यहाँ पे ये आप फाइनेंस कॉस्ट कह लो इसे, ये आपके ऊपर है, ये फाइनेंस कॉस्ट कह लो या इंटरेस्ट एक्सपेंस कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये देख लो आप, 3 साल के लिए लाइबिलिटी थी, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना था, 8% इंटरेस्ट था, एनुअल पेमेंट 5,000 है, 5,000 है एनुअल पेमेंट है, इसमें हर साल आप इंटरेस्ट भी पे करोगे और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करोगे, और प्लस इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज ये थी, इसमें से आपने, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ये है, अगर आपके पास एसेट की वैल्यू ये है और 3 साल है तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, एसेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर से इसे डिवाइड कर दिया तो यू गेट 4295 एज डेप्रिसिएशन। अब पहले साल इस वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो ये आपकी नेट बुक वैल्यू यानी NBV आ जाएगी, जो कि राइट ऑफ यूज़ है आपका, वो डेप्रिसिएशन में चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा SOFP में, ये SOFP आ गई, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी सब मेंशन कर दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया मैंने यहाँ पे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये तो था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने एरियर्स की पेमेंट थी। अब एक मैं क्वेश्चन करता हूँ जिसमें आपने जैसे लीज ली, पहली पेमेंट उसी वक्त ही कर दी, पेमेंट इन एडवांस। पेमेंट इन एडवांस क्या करेंगे, आपने बोला कि मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, सपोज करो 1 लाख का लोन लिया, आपको तो बैंक से बाहर निकलने लगे, आपको यार एक काम करते हैं, ये लो पहली पेमेंट जो मैंने पहली किस्त आपको आखिरी साल देनी थी ना, साल के आखिरी दिन, ये अभी ले लो मेरे से, ये लो। जब आपने पहले दिन उसकी लाइबिलिटी उतार दी तो फिर आपकी लीज ऑब्लिगेशन कम होगी ना, यानी आप समझोगे कि आपने लोन ही 90,000 का लिया, आप ये नहीं समझोगे कि 1 लाख का लिया था, क्योंकि अब आपको जो 10,000 आपने वापस कर दिया उसके ऊपर तो इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ना, क्योंकि आपने पेमेंट तो उसी वक्त ही कर दी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है फिर। ठीक है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे भी नहीं करना पड़ेगा उसे कैलकुलेट, करके प्रेजेंट वैल्यू तो हम उसकी निकालते हैं जो 12 महीने से ऊपर हुए, ये तो आपने उसी दिन ही वापस कर दिया, तो उस पर प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं लगेगी और इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। आपने क्या बोला, जैसे ही लोन लिया और उसी वक्त ही लोन वापस कर दिया, पहली किस्त उतार दी, तो हम लोग अगर 1 लाख का लोन लिया है और फिर आपने 10,000 उसी वक्त ही दे दिया, 10,000 आपने उसी वक्त ही वापस कर दिया, तो आप समझोगे कि आपने सिर्फ 90,000 का ही लोन लिया था, आप यही समझोगे। अब आप इंटरेस्ट भी 90,000 पे लगाओगे। चलें आप क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सेम चीज़ है, सपोज इंसेप्शन डेट है हमारे पास, इंसेप्शन डेट ऑफ लाइबिलिटी है 1 Jan X6, लीज टर्म है हमारे पास 3 years, इंटरेस्ट है हमारे पास 10% आपने इंटरेस्ट रखा है। ठीक है, यानी कि बैंक का जो लोन का है वो 10% है इंटरेस्ट। और रेंटल क्या पे कर रहे हो आप, रेंटल आप दे रहे हो यहाँ पे सपोज करें 20,000 रेंट पे कर रहे हो पर एनम, बट इन एडवांस, इन एडवांस। और एन्युटी फैक्टर क्या है 2 साल का, एन्युटी फैक्टर फॉर 2 years 1.736। आपने जिन बच्चों ने F9 अभी नहीं पढ़ा तो वो अभी पढ़ेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनको तो पता ही है कि अगर आपके कैश फ्लोज सेम हुए 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो फिर हर एक साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालने से
भी वही आंसर आएगा, या एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आप सेम आंसर आएगा। एन्युटी फैक्टर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो कैश फ्लो सेम है तीनों सालों के। अब अभी देखो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे करना है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल कितनी है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अब ये देखो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं दी हुई क्वेश्चन में, आपने खुद निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, आपने 20,000 की कीमत एडवांस में दे दी, आपने लोन लिया, साथ ही 20,000 दे दिया, 20,000 उसी वक्त ही दे दिया आपने। इस पे तो मैंने आपको बताया कि इस पर प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करना, इस पर प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट ही नहीं देना। और ये तो वैसे भी 12 महीने से पहले पहले पे कर रहे हो, यानी उसी दिन ही पे कर रहे हो। तो 20,000 इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस पर कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। और फिर आपने 20,000 की कितनी पेमेंट करनी है, 2 साल और पे करना है, क्योंकि टोटल 3 साल है ना, टोटल 3 साल है। पहले साल तो उसी वक्त ही आपने लोन ही चुका दिया ना इतना, तो अगर लोन चुका दिया तो आपको इंटरेस्ट पे और प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी इस पर। तो 20,000 तो उसी वक्त ही दे दिया, और ये 3 साल की है, अगले 2 साल की पेमेंट आपने करनी है, तो ये एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी 54,720। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आएगा, जो कि ये है राइट ऑफ यूज़। ये आपका आएगा राइट ऑफ यूज़ बैलेंस शीट के लिए, SOFP के लिए। अब वैसे ही बनाएंगे लीज़ एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं, सेम चीज़ जैसे पहले बनाया था। डेट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डेट, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए यहाँ पे डेट आएगी। फिर हम क्या डालते थे, रेंटल, यहाँ पे रेंटल आ जाएंगे, कितना रेंट पे कर रहे हो। फिर फाइनेंस कॉस्ट कितने परसेंट है, यहाँ पे 10% है, तो 10% की फाइनेंस कॉस्ट। फिर डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन कितने से कम हो गई, ऑब्लिगेशन कितने से कम होगी, इसके लिए भी मुझे कलम बड़ा करना है। एंड बैलेंस, अब बैलेंस कितना रह गया इस पर, बैलेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब आप ये देखो, 1 जन X6 1 जन X6 को बैलेंस कितना था आपके पास, आपके पास था एक मिनट ना, 20,000 प्लस 34,720, ओके। ये यानी अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। अब आप ये देखो 20,000 तो उसी दिन ही दे दिया था, ये प्रेजेंट वैल्यू में नहीं आएगा। देखो 20,000 तो आपने पहले दिन ही वापस कर दिया, इस पर तो ना प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ना इस पर आपने इंटरेस्ट पे करना है, इसको इग्नोर कर दो। बाकी पीछे कितना रह गया, ये 2 साल के ऊपर है, यानी 12 महीनों के ऊपर पे किया, तो इसकी लाइबिलिटी पहले दिन कितनी आएगी, इतनी 34,720 आएगा पहले दिन। अब आ गया, अब ये देखो अगली पेमेंट आप कब करोगे, 31 को करोगे, नहीं, अगली पेमेंट आपने पहले दिन करनी है, 1 जन X7 को करोगे, 31 दिसंबर को नहीं, यानी एरियर्स नहीं है। पहली पेमेंट आपने कब की थी, 1 जन को कर दी थी, अगली पेमेंट भी 1 जन X7 को करोगे। कितनी करोगे आप, 20,000। अब वही सारी चीज़ें वही हैं कि अब आप पहले लोगे 34,720 का 10%, क्योंकि इस पर आपने 10% लगाना है इंटरेस्ट। कितना आया, 34,720 आ गया आपके पास इंटरेस्ट। इसका मतलब है 20,000 पे आपने 34,720 का इसमें इंटरेस्ट शामिल है, यानी जो आपने 20,000 पे किया उसमें से 3,400 का तो इंटरेस्ट है।
अब आप इस पे क्या लिखोगे, देखिए आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हुई, 20,000 माइनस 33,472, सॉरी ये। अब आपके पास कितनी आएगी लाइबिलिटी, इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना पे किया, इतना आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, यानी 20,000 में से 16,000 की जो थी वो प्रिंसिपल अमाउंट पे की है और 3,400 का आपने इंटरेस्ट पे किया। अब आप इसका डिफरेंस ले लो, यानी कि 34,720 माइनस 16,528 कितना आ गया, 18192। अब आप देखो X7 में ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है, ये जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस में, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ये चलेगी अमाउंट ये वाली। ओके, ये तो काम हो गया। अब आप देखो जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे हो रही है वो होती है करंट लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी 1 साल के ऊपर जा रही है वो होती है नॉन करंट। अब ये देखो इस साल के पहले दिन यानी कि 31 दिसंबर तक जो हमने पे कर दी थी, 31 दिसंबर X6 तक, ये वाली हम लोगों ने ऑलरेडी पे कर दी इस साल। इसमें से ये लाइबिलिटी जो है ये करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये उस 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो रही है ना, और ये वाली जो है ये नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये अगले साल जाके ख़त्म होएगी। ठीक है, अब आप एक और चीज़ देखो, ये एक्रूवल बेसिस तो आपने पढ़ा होगा। एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल बेसिस में क्या करते थे, ये रेंट जो है ये बिलोंग करता है 2006 का, ठीक है, लेकिन पे करेंगे हम 2007 में जाके। तो अगर तो ये एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग उस पर, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेके जाएंगे और SOFP में भी लेके जाएंगे एज एन इंटरेस्ट एक्रूड के हिसाब, इंटरेस्ट एक्रूड के नाम पे, इंटरेस्ट एक्रूड पे जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं, डेप्रिसिएशन जाएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट जाती है। डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, डेप्रिसिएशन कहाँ निकाली है, नहीं निकाली, चलो निकालते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते होते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ निकालता हूँ। एसेट कितने का था, एसेट था 54,720 का, और कितने साल है, 3 साल के लिए है, 3 years, 3 years के लिए है। तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन, ये आ गई 18240। डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी, 18240 डेप्रिसिएशन, ये जाएगा डेप्रिसिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट में कितनी जाएगी, ये वाली अमाउंट 3472। ये हो गया। अब आ गया SOFP, SOFP में क्या क्या जाएगा, एसेट वाली साइड पे आएगा राइट ऑफ यूज़, कितना था 54,720 ये वाला,
माइनस डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी है 18240, यानी कि पहले साल राइट ऑफ यूज़ कितना आ जाएगा 36,480, ये जाएगा राइट ऑफ यूज़ में। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में ये वाली जाएगी वैल्यू, ये वाली। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली नॉन करंट लाइबिलिटी। कितनी जाएगी 18192 जाएगी, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी भी इसी ले देता हूँ, करंट लाइबिलिटी ये रही, कितनी जाएगी 16528। इसके साथ और क्या जाएगा, एक चीज़ रहेगी बस, उसके बाद जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि ये अगले साल पे करना है ना आपने। 3472 ये वाला ये दो चीज़ों में जाएगा, यही इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, और ये इंटरेस्ट जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट में भी, करंट लायबिलिटी है उसमें। अभी मैं पढ़ाता हूँ इनिशियल मेजरमेंट्स कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लेके जानी है राइट ऑफ यूज़ में। एनी कॉस्ट इनिशियल measurements of right of use। पहली क्या जाएगी, अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, इनिशियल लीज लाइबिलिटी कितने की हो जाएगी, इसमें ऐड क्या होएगा, any lease made before commencement date, यानी commencement date से पहले जो expenses हुए हैं वो, any direct expense incurred by lessee, यानी कि उसको एसेट को अपने पास लेके आना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट ये सारी इसमें ऐड होएगी। उसके बाद यहाँ फिर और डिसमेंटलिंग, कुछ ऐसे एसेट होते हैं जैसे सी के ऊपर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे आपने समुद्र के ऊपर एक बनाया है ग्रिड ऑयल रिग बनाया है कि आप उसमें से ऑयल रिफाइनरी, आप उसमें से तेल निकाल रहे हो, उसके बाद उसको बनाना है, उसके बाद उसको जब डिसमेंटल करोगे आप 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, तो उसकी कॉस्ट को भी इसमें ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। 12 महीने से ऊपर है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसकी कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक तो एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा आएगा जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस, लीज ऑन
सेल एंड लीज बैक और इस तरह से करके, जिस पे सेल करेंगे और उसके ऊपर हम लोगों ने एसेट सेल किया लेकिन फिर से उसी एसेट को हम लोग लीज पे ले लेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। फिर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लेट योर फ्रेंड्स नो। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, सी या, बाय।